हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द नोटबुक आइज एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और द हिंदू के नए सेशन के साथ आज फिर हम आ गए हैं 24 मई के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एडिटोरियल्स है, उसको डिस्कस करने के लिए। आज जो न्यूज़ है वो छोटी बड़ी हम नेशनल इंटरनेशनल देखेंगे, साथ के साथ एडिटोरियल भी है। कल हमने बात की थी पैलेस्टीन को रिकग्निशन देने के बारे में कि 3 जो कंट्रीज़ हैं, आयरलैंड, स्पेन साथ के साथ में और नॉर्वे, ये 3 कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, पैलेस्टीन को रिकग्नाइज़ करने जा रही हैं। तो उसी पर बेस्ड एक एडिटोरियल आया है जिसमें बोला गया है कि मतलब क्या इसके वे फॉरवर्ड होंगे या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पैलेस्टीन के ऊपर। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ के साथ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या हैं और उसके बाद अपनी चर्चा को इन डिटेल शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइलाइट्स के थ्रू देखते हैं। पहली न्यूज़ क्या है, पहली तो हमने बात की थी प्रज्वल रमन्ना के बारे में, है ना। बहुत टाइम से ये न्यूज़ चल रही है और वो भाग करके जर्मनी चला गया है। उनके ऊपर क्या है, बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं। एमपी रह चुके हैं जनता दल से वो, और अभी फ़िलहाल बहुत एक तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है उनके खिलाफ। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवगौड़ा जी हैं, उनके ये ग्रैंडसन हैं, तो उनके लेकर के अभी एक न्यूज़ आई है जिसमें बोला गया है कर्नाटका रिन्यूज़ कॉल टू कैंसल प्रज्वल्स डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है उसको कैंसिल करने की बात की जा रही है रमन्ना का। और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है, तो कोई मंत्री होता है, कोई राजनयिक, कोई एम्बेसडर होता है, वो जब विदेश में जाता है तो उसको एक पासपोर्ट दिया जाता है जो कि हमारी होम मिनिस्ट्री के थ्रू क्या किया जाता है, उन लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। और उस पासपोर्ट के बेस पे उनको जब वो दूसरी कंट्री में जाते हैं तो बहुत सारे उनको छूट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट फ़िलहाल इनको रमन्ना को भी मिला हुआ था क्योंकि वो MP थे। अभी फ़िलहाल उसी के बेस पे वो जर्मनी चले गए हैं, तो उसको क्या किया जा रहा है, कैंसिल करने की बात की जा रही है। तो हम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पे प्रोविज़न्स है, जैसे कि हमारे इंडिया में पासपोर्ट एक्ट है 1967 का, तो उसका जो सेक्शन 10 है वो बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति जो इस तरीके से इलीगल कोई काम करता है और भाग करके किसी दूसरी कंट्री चला जाता है तो फिर क्या होता है, उसका एक तरीके से पासपोर्ट जो है वो रद्द कर देना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड पूरा ये न्यूज़ है, उसको देखेंगे और प्रीलिम्स के लिहाज से इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले बार का पेपर आपने देखा था तो साक्ष्य अधिनियम पे एक क्वेश्चन बन गया था और किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस पर भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन पूछा गया था पुलिस की क्या रोल है, साथ के साथ में साक्ष्य अधिनियम के बारे में पूछ लिया गया था। तो इसलिए ये पासपोर्ट जो एक्ट है उसके बारे में भी देखेंगे, साथ के साथ जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अगली हमारी न्यूज़ क्या है, मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट सीक्स फीडबैक फ्रॉम 3 सर्विसेज ऑन अग्निपथ स्कीम। तो अभी अग्निपथ जो है 2022 में लाया गया था और अभी उसको क्या है 4 साल के लिए लाया गया है। तो जैसे जैसे साल बीतता जाता है उसके बाद उसकी प्रोग्रेस चेक की जाती है कि कोई स्कीम किस तरीके से काम कर रही है। तो फिलहाल जो है मिनिस्ट्री जो है CDS है और साथ के साथ जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या किया है, अपने जितने भी उनके एक तरीके से आर्म फोर्सेस हैं उनसे ये एक रिव्यू मांगा है कि ये स्कीम किस तरीके से काम कर रही है, नहीं कर रही है, इसमें और क्या चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, माइक्रो प्लास्टिक फाउंड इन फिश इन अष्टामुडी लेक स्टडी। तो यहाँ पर एक केरला में लेक है अष्टामुडी जो कि रामसर साइट, जो कि रामसर कन्वेंशन 2002 में हुआ था, उसके तहत क्या है एक तरीके से वेटलैंड एरिया घोषित किया गया है अष्टामुडी लेक को। और वहाँ पर अभी रिसेंट स्टडी निकल के आई है कि यहाँ पर जो मछलियाँ हैं, जो फ़िश है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक देखा गया है। ठीक है, तो उसको देखेंगे माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है, साथ के साथ वो हेल्थ पे किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, फ़िश के भी, साथ के साथ में जो उसको कंज्यूम करते हैं, जो भी हम लोग हैं, ह्यूमन हैं, अगर मान लीजिए कोई नॉन वेजिटेरियन इंसान है जो बहुत सारा क्या है अगर फ़िश को कंज्यूम करते हैं तो उनके बॉडी पर, उनके हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो देखेंगे हम इसको। अगली न्यूज़ क्या है, एट द अपकमिंग वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अ टूल किट टू प्रिपेयर नेशंस पेंडेमिक्स। तो अभी 2020 में जब कोविड आया था उसके टाइम से वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की इम्पॉर्टेंस थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई है। फ़िलहाल अगले हफ्ते जो है, नेक्स्ट वीक, इनकी फिर से एक असेंबली होने वाली है जिसके ऊपर में पेंडेमिक जैसी कंडीशन अगर होती है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, हेल्थ में अगर कोई मान लीजिए इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, कोई नई तरीके की बीमारी आ जाती है, तो उस पर सभी देश मिल करके किस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे, मिटिगेट करेंगे, इसके ऊपर ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है, जो कि WHO का ही एक तरीके का संगठन है, वो क्या करता है, बात करता है। ठीक, तो इसके बारे में देखेंगे। साथ के साथ जो पिछली मीटिंग हुई थी, 76th मीटिंग थी वो, उसके बारे में भी देखेंगे कि उसमें क्या मेजर्स
पॉलिसीज़ वगैरह बनाई गई थी या क्या चीज़ें एक टारगेट सेट किया गया था। ठीक है, 2030 के लिए हमने टारगेट सेट किया था पिछले बार जो मीटिंग हुई थी उसमें, और कोविड के टाइम पे भी जो मीटिंग हुई थी उसमें। ठीक है, तो इनके ऊपर में चर्चा करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हम क्या करेंगे, WHO के हेडक्वार्टर वगैरह के बारे में भी सारी चीज़ें क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, चाइना होल्ड्स ड्रिल अराउंड ताइवान वोव्स पनिशमेंट फॉर सेपरेट। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो ताइवान है वो क्या कर रहा है, हमेशा से चाइना से अलग कंट्री होने का एक दावा करता रहता है, लेकिन चाइना जो है वो 2 स्टेट पॉलिसी लेकर के चलता है और वो बोलता है कि ताइवान जो है उसका पार्ट है, लेकिन हमेशा से ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र कंट्री मान करके चलता है और वो क्या है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना रहता है हमेशा। तो अभी चाइना ने क्या किया है, एक मिलिट्री ड्रिल की है और ड्रिल करके ताइवान को एक तरीके से क्या किया है, वार्निंग दी है कि आगे जा कर के तुमको क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे। लेकिन ताइवान को भी मालूम है कि उसके साथ सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हैं। ताइवान भी बहुत भले छोटी कंट्री हो लेकिन इतना कमज़ोर नहीं है, बहुत सारे जो USA है स्पेशली तो बहुत ताइवान को सपोर्ट करता ही करता है। इंडिया ने भी उसको एक तरीके से रिकग्निशन दे ही रखा है, लेकिन हमारा पॉलिसी ये रहता है कि हम किसी के इंटरनल मैटर्स में नहीं घुसते हैं। तो चाइना और ताइवान के बीच का मामला है, लेकिन फिर भी जब भी अगर मानवता की बात आएगी तो इंडिया ज़रूर वहाँ पर स्टैंड लेगा। तो इस तरीके से ताइवान और चाइना के बीच में ये जो चीज़ें चल रही हैं इसकी वजह से ये न्यूज़ आई हुई है। कभी फिर से इसको डिस्कस करेंगे 2 स्टेट पॉलिसी के बारे में कि क्या है चाइना की 2 स्टेट पॉलिसी। बेसिकली ये है कि जब 1949 में चाइना आज़ाद हुआ था तब उसके बाद से ही ताइवान और उसके बीच में क्या पार्ट तो वो ताइवान रहा है चाइना का बहुत लंबे समय तक, लेकिन अब फिलहाल क्या है, वो अपने आप को एक अलग कंट्री के रूप में, स्वतंत्र कंट्री के रूप में देखता है। ठीक है, अगली न्यूज़ हमारी क्या है, अ विजिट टू प्रिजर्व चाइनाज इंटरेस्ट इन यूरोप। तो अभी एक एडिटोरियल आया है जिसके बारे में न्यूज़ है बेसिकली ये, जहाँ पर बात की जा रही है कि चाइना जो है वो यूरोप में गया था अपनी विजिट के लिए। जो चाइना के राष्ट्रपति हैं जिनपिंग साहब, वो क्या गए थे, लगभग 1 महीने पहले उनकी पूरी विजिट चल रही थी यूरोप में, और लगभग 2.5 साल के बाद चाइना की इस तरीके की कोई मीटिंग है यूरोप के कंट्रीज़ में या फिर विदेश में कोई इस तरीके की क्या है, उन्होंने एक तरीके से ट्रैवल किया है। तो यहाँ पर बात की गई है इस एडिटोरियल में कि क्या सिग्निफिकेंस है अगर चाइना यूरोप की अब विजिट कर रहा है तो उससे क्या सिनेरियो चेंज होगा ग्लोबली, जो भी आप बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस किस तरीके से चेंज होंगे, इसके बारे में ये जो एडिटोरियल है वो बात करता है। स्पेशली बेस्ड है चाइना और यूरोप के ऊपर में। तो हम देखेंगे, हमने कल परसों में ही डिस्कस किया था कि USA ने सैंक्शंस लगाया है चाइना के ऊपर में और यूरोप की भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने लगाया है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो मामला है उसको लेकर के और डंपिंग को लेकर के। ठीक है, तो इस पूरे सिनेरियो के बीच में चाइना का ये यूरोप की कंट्रीज़ में ट्रैवल करना क्या रिलेवेंट है चाइना के लिए और क्या रिलेवेंस है यूरोप के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, साथ के साथ में अगर चाइना के बारे में क्या चीज़ें हो सकती हैं इसको ध्यान देंगे तो हम इंडिया के बारे में भी एनालाइज कर पाएंगे कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, तो बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, विथ 10-year फैसिलिटी एंडिंग आंध्र प्रदेश स्टूडेंट्स में नॉट गेट 15% कोटा इन तेलंगाना मेडिकल कॉलेज। तो ये बेसिकली 2014 में जब तेलंगाना जो है वो क्या हुआ, अलग हुआ, सेपरेट हुआ, कहाँ से, आंध्र प्रदेश थे। तो 2014 का आंध्र प्रदेश का एक रूल था जो कि बेसिकली रिजर्वेशन की बात करता था, किसके लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। कहाँ पर, जो भी कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज वगैरह या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पर 15% का कोटा दिया जा रहा था बच्चों को मेडिकल जो भी फील्ड है, कॉलेज है, वहाँ पर एडमिशन के लिए। बट ये स्कीम कहाँ की थी, आंध्र प्रदेश की थी, जिसको 10 साल के लिए बनाया गया था। लेकिन तेलंगाना का क्या है, 2014 में ही सेपरेशन हो गया और अब 2024 आ गया है, 10 साल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो तेलंगाना क्या कर रहा है, अपने यहाँ से ये जो कोटा सिस्टम है जिसको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में बनाया गया था उसको अब क्या करना है, ख़त्म करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ आई हुई है, उसको देखेंगे। अगली न्यूज़ है, बीइंग रिच नो एक्सक्यूज़ टू स्कर्ट मेडिकल सर्विस इन रूरल एरियाज़। सुप्रीम कोर्ट जज ने ये बोला है बात। यहाँ पर बेसिकली एक मेडिकल स्टूडेंट है जिसमें जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं उन्होंने कहीं पर ऐसी पॉलिसीज़ बना रखी हैं जहाँ पर क्या है कि जब कोई भी मेडिकल स्टूडेंट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है तो उसको अपने आखिरी के 1 साल क्या करना पड़ता है, किसी रूरल एरिया में जा कर के सर्विसेज देनी पड़ती है या फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो एक बच्चे ने पिटीशन डाला था कि चूँकि मैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए और ये मेरे आर्टिकल 14 का हनन है वगैरह वगैरह। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है कि आप रिच हैं या फिर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सर्विसेज से पीछे हट जाएंगे। रूरल एरियाज़ में जा कर के जो अकॉर्डिंग टू द लॉ है, अगर कोई एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, तो आपको जा कर के वहाँ पर 1 साल की सर्विसेज देनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसके बारे में एक न्यूज़ है।
अगली न्यूज़ क्या है, उत्तराखंड पुलिस एंटर एम्स वार्ड इन एसयूवी टू अरेस्ट एक्यूज्ड। तो यहाँ पर सिंघम सिर्फ फिल्मों में नहीं होते हैं, सिंघम हमारे यहाँ डेली लाइफ में भी हैं, स्पेशली हमारी इंडियन पुलिस में भी हैं। तो उत्तराखंड पुलिस को लेकर के ये पूरी एक न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा ही चर्चा में चल रही है आजकल, और उस पर बहुत सारे मीम्स भी और बहुत सारा वायरल भी हो रहा है ये, कि जो उत्तराखंड पुलिस है एक व्यक्ति को जो कि अक्यूज़ है, जिसके ऊपर में उनके साथ में काम करने वाली उनकी कलीग ने क्या किया था, हैरेसमेंट का केस लगाया था, चार्ज लगाया था। तो वो 4th मंजिल पे एम्स के जा करके अपने आप को एडमिट करके बैठा हुआ था वो अक्यूज़। तो एम्स में सीधे के सीधे जो उत्तराखंड की पुलिस है वो क्या करेगी, अपनी एसयूवी लेकर के सीधे 4थे माले पे चढ़ गई। तो इसको लेकर के पूरी न्यूज़ आई हुई है। तो ये रियल लाइफ सिंघम के एग्जांपल्स हैं, इसको थोड़ा सा देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे इसको बेसिकली हम ह्यूमर के हिसाब से नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि सक्रियता हमारी पुलिस की भी है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल वगैरह लिख सकते हैं, स्पेशली जब आप एथिक्स में या फिर ऐसे में इस तरीके के इंटरेस्टिंग उदाहरण देते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले को भी लगता है कि कुछ तो बात है बच्चे में। तो इसके बारे में ये पूरी न्यूज़ है, देखेंगे इसको। उत्तराखंड पुलिस की ये जो महारत उन्होंने की है, जो काम किया है, उसके बारे में देखेंगे, क्या लीगल एक्शन उसके ऊपर लिया जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने डिटेल चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहली हमारी न्यूज़ क्या है, यहाँ पर बात की जा रही है कर्नाटका रिन्यूज़ कॉल टू कैंसल प्रज्वल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो कैंसिल करने की बात की जा रही है। किसके लिए, प्रज्वल रमन्ना जो है, जिनके ऊपर में क्या रेवन्ना जो है, जिनके ऊपर में बहुत सारी महिलाओं के साथ में यौन उत्पीड़न का पूरा चार्ज लगा हुआ है। और फिलहाल ऐसा बोला जा रहा है कि ये भाग करके कहाँ चले गए हैं, तो ये भाग करके चले गए हैं कहाँ पर, हंगरी। तो यहाँ पर जो ये पहुँच गए हैं, किसके बेसिस पे पहुँचे हैं, तो इनके पास में एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है जिसके बेस पे ये चले गए हैं हंगरी। तो अभी इसी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को क्या है, रद्द करने की, कैंसिल करने की जो मांग है वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। किससे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, क्योंकि जो भी पासपोर्ट वगैरह देने का काम है वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। तो उससे डिमांड की गई है जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो प्रज्वल रमन्ना है उनका क्या करना चाहिए, पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो क्या कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर सेक्शंस 41 ऑफ सीआरपीसी, इसके तहत बहुत सारे मामले, एक तो चार्जेस लगे हुए हैं, साथ के साथ में जो हमारे पासपोर्ट जो है एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट कौन सा, 1969 का, 1967 का पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967, उसका सेक्शन 10 क्लॉज 3H बात करता है क्या, कि अगर कोई व्यक्ति जिसको इस तरीके का क्या मिला हुआ है, एक तरीके से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला हुआ है, वो कुछ मामलों में अगर क्या करता है, कानून की अवहेलना करता है, या उसके ऊपर कोई एलिगेशंस लग जाते हैं, या फिर उसको कोई सज़ा हो जाती है, तो फिर क्या करना चाहिए, उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो रद्द कर देना चाहिए। तो इसी के बेसिस पे मांग की जा रही है। देखते हैं अभी गवर्नमेंट जो है वो मांग को एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं करती है। करना ही चाहिए, क्योंकि वो आदमी इस तरीके से, अगर उसके ऊपर इतने सारे चार्जेस लगे हैं और वो भाग करके प्रिविलेज लेकर के, सो जस्ट बिकॉज कि वो एमपी रहा है और वो प्रिविलेज लेकर के बच के निकल जाएगा, तो ये फिर हमारे लिए, हमारे एक पूरे न्याय सिस्टम के लिए ख़राब बात हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमारा जो पासपोर्ट एक्ट है 1967 का, उसमें जो क्लॉज है सेक्शन 10(3) उसके बारे में। ठीक है, कि क्या प्रोविजंस है और किन बेसिस पे क्या किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नेता को भी दिया जाता है, कोई भी एम्बेसडर जो राजनयिक बोला जाता है, जो कि विदेशों में जाता है हमारी तरफ से, हमारे इंडिया के द्वारा भेजा जाता है, तो उनको वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों से रिलैक्सेशन मिलती है। कहीं घूमने जाना है तो, या फिर कहीं पे रहना है उनको, तो फिर वो वीज़ा फ्री एंट्री वगैरह वगैरह के लिए ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई जाती है, सो दैट क्या हो सके कि कोई भी एमपी या फिर राजनयिक कोई भी गवर्नमेंट का काम लेकर के जा रहा है तो किसी भी तरीके का इसकी वजह से, पासपोर्ट इश्यूज़ की वजह से देरी ना हो। ठीक है, और स्पेशली ये सारे जो काम होते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का यूज़ करके इंसान तभी जाता है जब उसका जो काम होता है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यूज़ करना ये नहीं होता है, जो भी अपने प्रोफेशनल काम है या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं किसी व्यक्ति, किसी नेता या किसी डिप्लोमेट के, उसी व्यक्ति को डिप्लोमेसी जो डिप्लोमेट का जो पासपोर्ट है उसको क्या करना होता है, यूज़ करना होता है, और उसके बेस पे उसको रिलैक्सेशन मिलता है। तो फिलहाल ये सारे मुद्दे हैं। अब हम यहाँ पर पासपोर्ट एक्ट जो है उसकी ये धारा 3(10) की धारा 3 जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं कि किन आधारों पर किसी व्यक्ति का पासपोर्ट जो है या फिर दस्तावेज है वो रद्द किया जा सकता है। तो क्या क्या बेसिस होने चाहिए वहाँ पर, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए
कि अगर वो व्यक्ति क्या है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मान लीजिए गलत तरीके से जानकारी दे करके उसने क्या किया है, पासपोर्ट प्राप्त किया है, ठीक है। अगर गलत तरीके से जानकारी दी है तो, या फिर कोई भी ऐसे नियम है जो कि उसको शक्तियाँ दी गई है और उसका उसने क्या कर दिया, मिसयूज़ कर दिया, या फिर कोई ऐसे नियम कानून है जो इस कानून के इस एक्ट के तहत मेंशन है और उसने क्या कर दिया, उसका वायलेशन कर दिया, अवहेलना कर दिया, तब ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अगर आप बात करें इसी सेक्शन 10 की उपधारा 1 की, तो इसमें क्या है कि नोटिस का पालन करने से अगर कोई व्यक्ति इनकार कर दे, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला हुआ है, उसको कुछ गाइडलाइंस मिली होती हैं, कुछ नोटिसेस मिले होते हैं, और अगर उसको वो आदमी क्या कर दे, इनकार कर दे, डिक्लाइन कर दे, तो फिर क्या होता है, उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आईपीसी की जो धारा है उसके तहत में किसी व्यक्ति को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है तो भी क्या होता है, या फिर किसी मामले में उसको गिरफ्तारी होती जाती है, या फिर उसके ऊपर कोई एलिगेशन लग जाता है, तो भी उस व्यक्ति का क्या है, डिप्लोमेटिक पासवर्ड एक तरीके से रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ आधार है जिसके ऊपर में क्या है, किसी भी व्यक्ति का जो पासपोर्ट है उसको रद्द कर दिया जाता है। किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर वारंट है, समन निकल गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकल गया है, तो भी इस तरीके के एक्शंस जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है। और रवन्ना के खिलाफ में जो प्रज्वल है उनके खिलाफ में इंडिया में तो वारंट निकला ही निकला है, और इंटरपोल ने, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करती है, इंटरपोल के बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, जहाँ पर सीबीआई के जैसी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ की एजेंसीज होती हैं, तो इंटरपोल ने भी ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। और हमने जब भी इंटरपोल के बारे में बात की है तो हमने देखा हुआ है कि ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है, येलो नोटिस क्या होता है, रेड नोटिस क्या होता है। यहाँ पर ब्लू कॉर्नर नोटिस यही है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हैं, वो वांटेड है, तो उसको कहीं से भी ढूंढ करके निकालना है ना। तो अभी जो रवन्ना जो है, प्रज्वल रवन्ना, वो भी क्या है, वांटेड है और उसको सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वो जर्मनी में जाकर छुप कर बैठा है, इसलिए इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ क्या किया है, अब ये मामला इंटरनेशनल भी हो गया है क्योंकि वो जर्मनी में चला गया है, इसलिए ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा मुद्दा। अब हमारे यहाँ पे तो ये पासपोर्ट एक्ट है 1967 का, लेकिन अगर आप बात करें कि वर्ल्ड वाइड इन तरीके के मामलों में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो हमारे यहाँ एक कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन जो है वो बात करता है पासपोर्ट से रिलेटेड, किसी विशेष प्रकार का पासपोर्ट या किसी विशेष व्यक्ति को जो पासपोर्ट दिया जाता है वो किस कन्वेंशन के तहत दिया जाता है, वियना कन्वेंशन के तहत। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, अगर इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला तो वियना कन्वेंशन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। काम क्या होता है वियना कन्वेंशन का, जो भी व्यक्ति है, राजदूत है, अन्य दूतावास में काम करने वाले लोग हैं, कोई नेता है, वो क्या करते हैं, उनके खिलाफ में कोई भी चीज़ होती है, अगर वो कुछ गलत काम करते हैं, तो इसी वियना कन्वेंशन में बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे उन सारी चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। नेशनल लेवल पे तो हमारे पास पासपोर्ट एक्ट है 1967 का, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास वियना कन्वेंशन है, ठीक है। और इसके आधार पर ही किसी व्यक्ति को इन तरीके के जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं, और अगर वो व्यक्ति उस चीज़ों का क्या करता है, एक तरीके से मिसयूज़ करता है, तो उनका पासपोर्ट रद्द हो जाता है, ठीक। तो इसके बारे में जान के रखिएगा, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वियना कन्वेंशन, जो कि पासपोर्ट से ही रिलेटेड है। कौन से पासपोर्ट से, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या किसी विशेष प्रकार के पासपोर्ट से, ठीक। अब चलते हैं अगली स्कीम की तरफ। तो स्कीम जब भी आती है, योजनाएं वगैरह आती हैं, ये स्पेशली जीएस पेपर 2 में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज के ऊपर में, ठीक। तो अभी बात किसके ऊपर की जा रही है, स्पेशली बात की जा रही है अग्निवीर को लेकर के। जब अग्निवीर आया था 2022 में, जून 2022 में अग्निवीर को लाया गया था, और कब तक के लिए लाया गया था, अगले 4 साल के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। अगले 4 साल के बाद में क्या है कि कोई व्यक्ति, इसमें बेसिकली ये पॉलिसीज़ हैं कि कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं कि 4 साल के लिए है, अगर इसके तहत कोई भी व्यक्ति क्या होता है, अग्निवीर बनता है, तो उसको 4 साल तक सेना में अपनी क्या है, देनी पड़ेगी सर्विसेज, और उसके बाद 4 साल के बाद क्या है, उस व्यक्ति को, उस जितने लोगों को क्या किया जाएगा, सर्विस मिलेगी, उसमें से लगभग 25% को क्या किया जाएगा, सेना के अलग अलग विभागों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या किया जाएगा, एक जनरल फिर से एक तरीके से टेस्टिंग कराई जाएगी, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह या फिर जो फिज़िकल टेस्ट होता है इसके बाद, और फिर क्या किया जाएगा, उनमें से 25% लोगों को क्या कर दिया जाएगा, सेना के अलग अलग विभागों में परमानेंट कर दिया जाएगा। बाकी जो 75% होंगे उनको कुछ पैसे या फिर कंपनसेशन दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होंगी कि उनको कहीं पर अगर वो जॉब के लिए जाते हैं तो 5 to 10% इस तरीके से रिजर्वेशन
रिजर्वेशन मिले उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी कि ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा। तो अभी फ़िलहाल जो है CDS जो है, CDS के बारे में हमने बात की है। आपको नाम बताना है, 2 दिन पहले ही CDS के बारे में हमने चर्चा की है कि वर्तमान में CDS कौन है, जब वो मीटिंग लेने के लिए गए हुए थे, ठीक है। तो आपको नाम बताना है उनका, कोई चौहान है, अब हम इतना हिंट दे रहे हैं, ठीक है। तो CDS जो है, CDS अभी उन्होंने बात की है, तीनों सेनाओं के ये प्रमुख है, तो उन्होंने एक तरीके से सारे सेनाओं से, सारे डिपार्टमेंट से एक रिव्यू, एक फीडबैक मांगा है अग्निवीर के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से अग्निवीर जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, और जो यहाँ पर अग्निवीर जो सैनिक हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको लेकर के है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन बेसिकली टारगेट ये रखा गया है कि 1.75 लाख जो है इसके तहत में 2026 तक क्या करना है, इनको टारगेट करके इन सारे लोगों को क्या करना है, सेना में भर्ती करना है। और उसके बाद फिर उनको एक तरीके से, ये ठीक भी है अगर एक तरीके से देखा जाए कि अर्ली एज में किसी व्यक्ति को 4 साल सेना में भेज दिया जाए। सेना में जाने के बाद में आपका एक डिसिप्लिन का लेवल अलग हो जाता है, आपका जो है देश के प्रति सोचने का नज़रिया अलग हो जाता है। फिर चांसेस बहुत कम है, जो एज होती है बहुत ही कम एज में, 17-18 साल के जो एज होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा क्या है, गलत ट्रैक पर चला जाए या फिर बिगड़ जाए। पूरी फिर लाइफ उसके बाद सफ़र करती है। जो इन 18 से 22-25 तक की एज में जो इंसान संभल जाता है उसकी लाइफ बिल्कुल सेट है। लेकिन जो लोग अगर कहीं से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इस एज में, अर्ली जो आप कह लीजिए 18 वाली एज होती है या फिर जो टीनेज वाली एज होती है और उसके 2-3 साल ऊपर, तो फिर क्या होता है, अगर कोई बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया वहाँ पर तो उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये ठीक भी है कि अग्निवीर के थ्रू बहुत कम एज में 4 साल के लिए बच्चे को एक क्या किया जा रहा है, डिसिप्लिन्ड मैनर में लाया जा रहा है। उसके बाद अगर वो निकल के आएगा, किसी भी फील्ड में जाएगा तो डेफिनेटली एक्सेल ही करेगा वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल अभी इस स्कीम के क्या फीडबैक्स हैं, क्या प्रोज है, क्या कौन से, इसके बारे में बात की जा रही है। इसके ऊपर फिर से चर्चा होगी तो इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। ये जो है GS पेपर 3 एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बात क्या की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है माइक्रो प्लास्टिक के बारे में। माइक्रो प्लास्टिक आज की कोई बात नहीं है, बहुत टाइम से ये कंसर्न है और हम जानते हैं कि जो बहुत सारे कैंसर वगैरह के मामले जो हो रहे हैं वो इन माइक्रो प्लास्टिक्स की वजह से हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने जुलाई में जब बहुत टाइम पे क्या किया था, प्लास्टिक को बैन किया था। वहाँ पर बात की गई थी कि 0.5 mm से कम जो एक साइज़ के जो प्लास्टिक्स होती हैं उनको क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम बहुत टाइम बात कर चुके हैं। माइक्रो प्लास्टिक के बारे में अभी क्या न्यूज़ निकल के आई है, अभी न्यूज़ ये निकल के आई है कि जो अष्टामुडी लेक है वहाँ पर एक स्टडी की गई है, जहाँ पर पता चला है कि अष्टामुडी लेक में बहुत सारी मछलियाँ जो है जिनके अंदर में माइक्रो प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा हाई रिच कंटेंट पाए गए हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जब भी कोई टूरिस्ट प्लेस होता है, अष्टामुडी लेक क्या है, एक तरीके से रामसर साइट है, वेटलैंड एरिया है, टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। अब हम क्या होते हैं, गैर जिम्मेदार हरकतें हम हर जगह करते हैं और क्या कर लेते हैं, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन पानी की बोतल हाथ में हमें बहुत भारी लगती है, पीते हैं और कहीं पर भी फेंक देते हैं। तो जनरली क्या होता है, ये लेक वाला एरिया है, वहाँ पर जितना भी प्लास्टिक है वो क्या हो रहा है, लेक के अंदर चला जाता है और फिर उसमें से मछलियाँ क्या करती हैं, उनको खाती हैं और उनके बॉडी में वो सारे पार्ट्स जो है, वो पार्टिकल्स जो है वो चले जाते हैं। और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, उन मछलियों को कंज्यूम करने वाले लोगों के ऊपर। तो यहाँ पर शेल फिश वगैरह के बारे में बताया गया है कि जो मछली की प्रजातियाँ हैं, एक तो शेल फिश, साथ के साथ में एक है मैक्रोफाउना। ये जो 2 तरीके की प्रजातियां हैं, इनमें क्या है, लगभग 19% to 40% क्या है, माइक्रोप्लास्टिक के कंटेंट्स पाए गए हैं। और ये बहुत बड़ा ही क्या एक तरीके से कह लीजिए गंभीर समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मछली को कंज्यूम करने वाले लोग ज़्यादा है। दूसरी समस्या ये है कि हम बहुत बड़े लेवल पे क्या करते हैं, फ़िश को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं बाकी विश्व में। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा समस्या है। जिस तरीके से अभी मसालों के ऊपर में हमारे ऊपर चार्जेस लग गए हैं, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ ने बहुत बारी लगाया कि हमारे यहाँ के जो स्पेशल मसाले हैं उनमें क्या हो रहा है, उनमें मिल रहा है MTO यानी कि मेथिल ऑक्साइड। तो उसी तरीके से कल को हमारे फिर से फिशरी प्रोडक्ट्स पे भी इन सारी चीज़ों के बारे में आ सकता है। यूरोपियन कंट्रीज़ और विदेश जो है वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक रहती है। हमारे यहाँ पे भले ही लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं इन सारी चीज़ों को, बट यहाँ फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा इसको लेकर के ध्यान देते हैं। तो ये जो मामला कहीं एक जगह का नहीं है, केवल और केवल अष्टामुडी लेक का मामला नहीं है, ये हमारे यहाँ पे सारे नदी तालाबों की कहानी यही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्दा क्या है। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं पहली बात कि अष्टामुडी लेक क्या है, रामसर साइट है। रामसर साइट के बारे में, रामसर कहाँ पर है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं।
रामसर में 2002 में क्या हुआ था, एक कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, इस वजह से इसको रामसर कन्वेंशन बोला जाता है, जो क्या करता है जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं, वेटलैंड्स है, उसके का है संरक्षण की बात करता है, ठीक है। फिर उनके में एक लिस्ट भी होती है जिसके बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए बहुत लंबे समय तक कोई वेटलैंड है जो कि सही तरीके से क्या है उसका रखरखाव या फिर देख रेख नहीं की जा रही है, तो उसको फिर एक स्पेशल कैटेगरी में डाला जाता है। उसको जाकर के आप गूगल पे सर्च करिएगा। तो रामसर नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ईरान के रामसर में ही ये पूरा जो कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड के लिए, ठीक है। ईरान में रामसर नाम की एक जगह है जहाँ पर आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड से रिलेटेड कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था, 2002 में। तो याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल डाटा है ये। अभी हम माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में देख रहे थे, तो माइक्रोप्लास्टिक का एक रिवीजन कर लेते हैं। बात क्या की गई है, माइक्रोप्लास्टिक क्या होते हैं, 5 मिलीमीटर से छोटे कण होते हैं, 5 मिलीमीटर से छोटे कण होते हैं। ज़्यादा एक कहने खुली आंखों से बहुत ज़्यादा देखने में उनको कठिनाई होती है, और ये इतने छोटे होते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पे छोटे स्पीसीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, इनको कंज्यूम कर सकते हैं। साथ के साथ में ये हमारे सांस जब हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं जब, तभी भी क्या होते हैं, ये सारे कंटेंट जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं, ठीक है। जो PM 2.5 वगैरह होता है, ये सारे यही होते हैं, पार्टिकल्स के जो कण होते हैं उनके आकार के हिसाब से उनको क्या है PM 2.5, PM 5 और PM 10 इस तरीके से क्या है अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो बेसिकली जितने छोटे से छोटे आकार के कण होते हैं उतने ज़्यादा वो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वो बॉडी में बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, इनहेल हो जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये पूरी न्यूज़ है। इसके बारे में माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है इसके बारे में हमने समझा। बहुत सारी इससे बीमारियाँ होती हैं, कैंसर वगैरह जैसी बहुत खतरनाक बीमारियाँ होती हैं माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से, ठीक है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये GS पेपर 3 हेल्थ वाले सेक्शन से आप रिलेट कर सकते हैं। क्या बात की जा रही है, यहाँ पर बोला जा रहा है एट द अपकमिंग वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHA के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और क्या बात की जा रही है कि अभी इनकी मीटिंग होने वाली है, अ टूल किट टू प्रिपेयर नेशंस फॉर पेंडेमिक। तो बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है कि नेक्स्ट वीक जो है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग होने वाली है। जब मीटिंग होगी तब फिर से चर्चा करेंगे इसके बारे में। अभी जो प्रीवियस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी 76 नंबर की, उसको रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए क्वेश्चन ट्रिकी बनाना है या थोड़ा टफ बनाना है तो पिछले साल का भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये सारी जो कॉन्फ्रेंस है वो हर साल होती रहती हैं और इनकी एक स्पेशल थीम होती है, एक स्पेशल टारगेट होता है, ठीक है। तो अभी जो है WHA की मीटिंग होने वाली है, कहाँ पर होने वाली है इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो मीटिंग होने वाली है वो किस तरीके से वे फॉरवर्ड लेके चलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो WHA है ये WHO का यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है उसी का एक पार्ट है। और यहाँ पर जितने भी 193 कंट्रीज़ आपकी अगर WHO में है तो यहाँ पर भी बहुत सारी कंट्रीज़ क्या हैं, WHA का भी पार्ट है। असेंबली और ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है दोनों, और WHO का ही पार्ट है WHA, लेकिन क्या है एक असेंबली अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ठीक। तो यहाँ पर जब भी WHA की मीटिंग होती है हमेशा, तो वहाँ पर भविष्य में किसी भी जो खतरा है हेल्थ से रिलेटेड उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, ठीक करना है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं जो बैठती हैं वहाँ पर, मीटिंग लेती है, और अगर कोई पेंडेमिक लाइक सिचुएशन हो जाए तो उसमें कैसे सारी कंट्रीज़ मिल बांट करके काम करेंगी, इसके ऊपर जो है वो WHA में बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि WH पहली बार तो आया कब था, तो सबसे पहले अगर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में, ठीक। 1969 में WHA आया था और वहाँ पर बात की गई थी कि किस तरीके से हेल्थ को ले करके चलना है। तो ये असेंबली के बारे में याद रखिएगा पहले, अभी हम फैक्चुअल डाटा भी देखेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर 1969 में WHA आया, उसके बाद 2005 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। बेसिकली जो कोविड-19 का समय आया था 2020 से, जब कोविड बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ तो फिर वहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्रियल जो है मीटिंग्स हुई, ऑनलाइन मीटिंग ले करके किस तरीके से ट्रीट करना है उसके ऊपर ध्यान दिया गया। और ये WHA एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बना जहाँ पर बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिल करके यहाँ पर एक मीटिंग ली और पेंडेमिक लाइक सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना उसके बारे में बात की। अभी मीटिंग होने वाली है उसको लेकर के बात की गई है कि आने वाले भविष्य में किस तरीके से चीज़ें चलने वाली है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है IRH का, IRH को कहा जाता है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ठीक है। तो IRH जो है वो भी WHA का ही पार्ट है, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो IRH जो इंटरनेशनल जो हेल्थ
एक तरीके से रेगुलेशन है IHR। इसमें जो है WHA क्या करता है, बहुत सारे किस तरीके से बीमारियों को ट्रीट करना है, उसको किस तरीके से रेगुलेट करना है, इससे संबंधित नियम बनाता है। तो अगर WHA के बारे में पूछा जाए, IHR के बारे में पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। तो IHR भी है WHA का ही पार्ट है एक तरीके से। हेराडिटी के आप देख लीजिए, एक तरीके से मान लीजिए WHO, उसके अंदर आएगा WHA और उसके नीचे आएगा IHR। इसको ही 1969 में क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। बेसिकली रेगुलेशन बनाने का काम करता है कि किस तरीके से पेंडेमिक को ट्रीट करना है, ठीक है। और अगर इस तरीके से कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो बिल्कुल नई है या फिर बहुत बड़े लेवल पे किसी को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है लोगों को, तो वहाँ पर किस तरीके से मिटिगेट करना है, दवाइयों की शॉर्टेज या फिर उस पर रिसर्च किस तरीके से करना है, इसके बारे में बात की जाती है। तो फिलहाल हम क्या कर लेते हैं, WHA के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हर साल इसकी मीटिंग होती है। अभी जो मीटिंग होने वाली है वो 77 नंबर की मीटिंग होगी, लेकिन इसके पहले 76 नंबर की मीटिंग हो चुकी है। कब, पिछले साल यानी कि 2023 में। वहाँ पर कुछ टारगेट लिए गए थे, इनकी एक थीम भी होती है। अभी नई मीटिंग होगी तो वहाँ पर भी थीम आएगी, और जनरली होता है एक साल पीछे का भी पूछा जाता है, इस वजह से इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है 76 जो WHO की मीटिंग है वो कहाँ हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग हुई थी WHO के हेडक्वार्टर में। कहाँ पर, जेनेवा में। तो दो फैक्ट आपको यहाँ से मिल गए, एक तो कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, याद हो गया आपको कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है, और वहीं पर WHA यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की क्या हुई थी, 76 नंबर की मीटिंग हुई थी। इसमें एक थीम रखी गई थी। थीम क्या थी, याद कर लीजिएगा, WHO at 75 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। तो यहाँ पर थीम क्या रखी गई थी, सेविंग लाइफ्स यानी कि जीवन बचाना है, एंड ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए क्या करना है, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को यहाँ पर रखना है और जीवन को बचाना है, इसके बारे में, ठीक है, कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिले और उनका जीवन बचे। ये थीम रखी गई थी पिछले साल की। बात क्या करता है, तो बेसिकली जैसे हमारे यहाँ पर जैसे मिनिस्टर्स हैं, वैसे ही वर्ल्ड वाइड जैसे हमारे इंडिया में है हेल्थ मिनिस्टर हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, तो वो सारे हेल्थ मिनिस्टर या फिर मान लीजिए कभी कभी PM भी जाते हैं, और बड़े बड़े नेता जा कर के क्या होते हैं, इस पूरी असेंबली में मीटिंग करते हैं, और उसके बाद किस तरीके से चीज़ों को लेकर के चलना है इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ये WHO का ही एक पार्ट है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर काम क्या किया जाता है, तो डिसाइडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिसीज़ किस तरीके से बनानी है, अपॉइंटमेंट कैसे करना है, डायरेक्टर जनरल का WHO में ये काम देखता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज़, कि अगर वित्तीय जो भी नीतियाँ बन रही है उसको किस तरीके से प्रशासन में लेके आना है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करना है। फिर रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ द प्रपोज्ड प्रोग्राम बजट, तो जो भी इनके प्रोग्राम आती, मान लीजिए कोई भी पेंडेमिक लाइक कंडीशन है तो उसके लिए फ़ंड वगैरह जनरेट किया जाता है। तो जब ये फ़ंड है उसको वो देते हैं, अगर वो बजट पास करते हैं तो उसको किस तरीके से फिर ले करके आगे चलना है, अप्रूवल देना है नहीं देना है, इसके ऊपर सारे काम जो है वो WHO करता है। तो बेसिकली पॉलिसी मेकिंग का, रेगुलेशन का काम है, किसको ध्यान में रख करके, हेल्थ को, पेंडेमिक लाइक कंडीशन को और इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी को ध्यान में रखकर काम करना ही WHO का क्या है, काम है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं, क्योंकि फिर से अभी आएगी अगली हफ्ते इसकी न्यूज़, जब मीटिंग होगी तो फिर वहाँ पर इसको देखेंगे। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है, चाइना का जो ड्रिल हो रहा है, किसके, ताइवान के खिलाफ में। तो चाइना होल्ड्स ड्रिल अराउंड ताइवान वोव्स पनिशमेंट फॉर सेपरेटिस्ट। यहाँ पर जो है ताइवान ऐसा मानता है कि चाइना ऐसा मानता है कि ताइवान ने हमसे अलग होकर के बहुत बड़ी गलती की है, और इसके लिए उसको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। तो बार बार अपना क्या है, एक तरीके से प्रभुत्व दिखाने के लिए, ताइवान को डराने के लिए इस तरीके के चाइना जो है हरकतें करता रहता है। अभी ताइवान के जो नए राष्ट्रपति जो हैं वो इलेक्ट होकर के आए हैं, लाई नाम है जिनका। इसके पहले जो महिला प्रधान वहाँ पर राष्ट्रपति थी, अभी उनके जगह पे जो है पुरुष प्रधान राष्ट्रपति आए हैं, लाई नाम है। तो अभी जब जैसे भी कोई भी मान लीजिए कंट्री में कोई नई पार्टी आती है, नया जो एक तरीके से हाईएस्ट अथॉरिटी आता है, तो चाइना या फिर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो उनको क्या करती हैं, थोड़ा सा एक तरीके से अनस्टेबल करने की, डराने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला प्रोवोक हो जाए और फिर कुछ ऐसी हरकत कर दे कि वो वहाँ पर जा कर के क्या हो जाए, कैप्चर कर ले उस सारी चीज़ों को। तो इसलिए चाइना इस तरीके की मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, सो दैट ताइवान कुछ ऐसी हरकत करे कि ये जा कर के युद्ध कर दे और ताइवान को क्या कर ले, हड़प ले। लेकिन ताइवान भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, स्मार्ट है, बहुत स्मार्टली चीज़ों को हैंडल कर रहा है अब तक। अदरवाइज़ अगर देख लीजिए कि चाइना अगर इतना बड़ा
सेंटर है, तो वहाँ पर ताइवान बहुत छोटी सी एक कंट्री है, लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन चिप्स वगैरह के बहुत ज़्यादा एक तरीके से सोर्स है। इलेक्ट्रॉनिक जो पूरा सेक्टर है वहाँ पर ताइवान का अच्छा खासा बोलबाला है, इस वजह से ताइवान की भी सिग्निफिकेंट अच्छी खासी है। और अगर मान लीजिए कि हम चाइना को यूएसए ने क्या कर दिया है, अभी बाइकआउट कर दिया है। बाइकआउट किस लिए किया है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं, ये सारी चीज़ें डंप करने की वजह से हाई टैरिफ लगा हुआ है, यूएसए के द्वारा चाइना के ऊपर लगाया गया है। अब चाइना का एक सप्लीमेंट कह लीजिए या फिर रिप्लेसमेंट ताइवान भी है, क्योंकि ताइवान जो है वो सिलिकॉन के मामले में और सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में लगभग हाईएस्ट जो एक तरीके से टॉप प्रोड्यूसर्स में आता है, ठीक है। तो जब सेमीकंडक्टर चिप के लिए हम अगर चाइना को क्या कर रहे हैं, बाइकाट कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या है, एक अच्छा अल्टरनेट ताइवान है। तो यूएसए जैसी कंट्रियां, यूरोप हो गई, साथ के साथ में इंडिया भी क्या है, ताइवान का सपोर्ट करता है। तो चाइना चाहे कितने भी मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह कर ले, उससे ताइवान बहुत ज़्यादा क्या होगा, डरेगा नहीं, क्योंकि उसके पास सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए इस तरीके की हरकतें हो रही हैं और चाइना जो है वो ताइवान के साथ में इस तरीके का काम कर रहा है, अगर मान लो कल को वो हड़प भी ले, तो फिर उसके ऊपर बाकी सारी कंट्री में क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बेसिकली कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 2 स्टेट का कॉन्सेप्ट चाइना अपना अलग चलाता रहता है, लेकिन कोई इस तरीके से हरकतों से ताइवान डरता नहीं है। अब चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। एडिटोरियल किसके बारे में बात कर रहा है? पैलेस्टीन के बारे में बात कर रहा है कि हमने बात की थी पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए 3 कंट्री सामने आई हैं। इसके पहले हमने बात की थी कि एक मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और यूएनएससी में जब पैलेस्टीन के ऊपर वोटिंग की गई थी, तो इसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए यूएनएससी में लगभग 143 देश ऐसे थे जिन्होंने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज़ करने के पक्ष में वोट किया था, ठीक है। यहाँ पर जब पैलेस्टीन की बात आए तो आपको हमास को बीच में नहीं लाना है। पैलेस्टीन एक कंट्री की बात हो रही है, हमास वहाँ पे एक मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है। इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई हो रही है, पैलेस्टीन को आप एक कंट्री के रूप में ही देखेंगे, वहाँ पर हमास को लेकर के नहीं आएंगे, है ना। वरना कोई इंसान कह देगा कि क्या बात हो रही है, तो हमास ने तो ऐसा किया, हमास ने वैसा किया, इजराइल कर रहा है, वो भी बात ठीक है, पर हमास ने भी तो कोई शरीफ तो नहीं है। तो वो एक मिलिटेंट ग्रुप है। यहाँ पर ओवरऑल पैलेस्टीन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जिसमें गाजा पट्टी भी आता है, वेस्ट बैंक भी आता है, सारी चीज़ें आती है, ठीक। तो यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि पैलेस्टीन जो है, जब हमने यूएनएससी की अभी पिछले महीने ही बैठक करवाई थी, वहाँ पर वोटिंग की गई पैलेस्टीन के ऊपर, लगभग 143 कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने क्या किया था, पैलेस्टीन को एक कंट्री के रूप में, अलग कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज़ करने की बात की थी, उनके फेवर में वोट किया था, और इंक्लूडिंग इंडिया, भारत भी इसमें एक समर्थक था। भारत के इजराइल के साथ भी संबंध अच्छे हैं, लेकिन भारत मानवता के आधार पर पैलेस्टीन को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये पूरी बात थी। उसके बाद अभी हमने कल रिसेंट देखा कि आयरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, अब मैंने इतनी बार ये कंट्रीज़ का नाम ले दिया है कि रट गया होगा। नींद में भी कोई आपसे पूछे कि कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं जो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज़ कर रही हैं, तो आप नींद में भी बता सकते हैं कि वो 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं। ये 3 कंट्रीज़ है आयरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे की। तो ये 3 कंट्रीज़ अभी रिसेंटली क्या कर रही हैं, पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज़ करने की बात कर रही है, रिकॉग्निशन देने की बात कर रही हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इसमें पहले से भी 8 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी क्या कर चुकी हैं, पैलेस्टीन को एक तरीके से आप कह सकते हैं रिकॉग्निशन दे चुकी है, ठीक है। तो उस ग्रुप में अब क्या है, ये आयरलैंड, स्वीडन जैसी कंट्रियां, नॉर्वे जो है वो भी शामिल हो रहे हैं, ठीक। तो इसको लेकर के बात की जा रही है। ये यहाँ पर स्पेन है, आई थिंक सो, स्पेन, ठीक है, गलत डाटा नहीं जाना चाहिए। तो यूएनएससी जो है, वहाँ पर जो मीटिंग हुई थी तभी भी साथ के साथ में अभी फ़िलहाल में इतने कंट्रीज़ जो हैं इन्होंने भी रिकॉग्निशन देने की बात की है। तो इसकी वजह से बोला गया है, यहाँ पर एडिटोरियल बात करता है कि इसके क्या इम्पैक्ट होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, साथ के साथ पैलेस्टीन के ऊपर में। तो यहाँ पर बात की गई है कि जब इतने सारे देश जो हैं सपोर्ट में आकर के खड़े होते हैं, तो डेफिनेटली क्या होता है, इजराइल को थोड़ा सा डरना चाहिए। साथ के साथ में जो इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट है, उसके बारे में हमने कल बात की थी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जब हम रिलेवेंस की बात कर रहे थे, तब हमने देखा था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अक्टूबर 7 में 2023 यानी कि पिछले साल क्या किया था, इजराइल के खिलाफ में एक तरीके से क्रिमिनल चार्जेस लगा करके इजराइल को सारे युद्ध वगैरह रोकने के बारे में बात की थी। साथ के साथ हमास के ऊपर भी, जो हमास का मिलिटेंट ग्रुप है, उसके ऊपर भी इन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बहुत सारे चार्जेस लगाए थे, और वहाँ पर मामला था, पिटीशन एक तरीके से डली थी, कोर्ट में सुनवाई होनी है, ठीक है। तो इस तरीके
तरीके के प्रेशर से अब क्या होगा कि ऐसा सोचा जा रहा है कि इन तरीके के प्रेशर से क्या होगा, इज़राइल को थोड़ा सा डरा करके पीछे किया जा सकता है, सो दैट इज़राइल क्या करे, ये जो युद्ध वगैरह है, बम्बार्टमेंट है, उसको बंद कर दे और एक वैश्विक शांति क्या हो सके, स्थापित हो सके। लेकिन इसकी बात की गई है आगे कि अभी ऐसा हो सकता है कि पूरा जो विश्व है वो दो गुटों में बट जाए, जैसे कि इज़राइल एक तरीके का एक ग्रुप हो गया, आपका पैलेस्टीन दूसरा ग्रुप होगा। इज़राइल के सपोर्ट में आपको यूएसए हमेशा खड़ा मिलेगा और यूएसए के साथ साथ और भी बहुत सारी जो एंटी मुस्लिम कंट्रीज़ होंगी वो खड़ी होंगी। पैलेस्टीन बेसिकली क्या है, पैलेस्टीन को फ़िलिस्तीन को किसका किसका सपोर्ट है, तो सबसे ज़्यादा अगर आप देख लीजिए जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये पूरा मुद्दा ही किसके बीच में चल रहा है, एक तो वहाँ पर सिया सुन्नी वाला कॉन्सेप्ट चलता है उसकी वजह से, और मुद्दा यहाँ पर धर्म का चल रहा है। इज़राइल जो है वो यहूदी धर्म को मानता है और फ़लस्तीन में बेसिकली वहाँ पर मुस्लिम धर्म को मानने वाले भी लोग हैं। तो इस तरीके से धर्म से भी ये मुद्दा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ईरान जैसी कंट्रीज़ भी क्या करती हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान हो गया, इराक हो गया, इस तरीके की कंट्री फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करती हैं और इज़राइल को सपोर्ट यूएसए कर रहा है। तो पूरा विश्व दो गुटों में बट सकता है। तो ये बोला गया है कि वैश्विक शांति की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये शांति की जगह में क्या हो जाए, अशांति फैल जाए, इसके बारे में बात की गई है। साथ के साथ में बोला गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे जो क्रिमिनल कोड हैं, इन जैसे जो संस्थान हैं, इनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा दारोमदार है, उनके ऊपर बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारी चीज़ों को किस तरीके से लेकर करके चलना है। फिलहाल इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम तो 2 स्टेट जो पॉलिसी है उस वही सॉल्यूशन लेकर के चलते हैं हमारे यहाँ पे, और साथ के साथ में इंडिया जो है वो फ़िलिस्तीन को भी एक तरीके से मानवता के अधिकार पे आधार पे देखता है कि वहाँ पर भी लोगों के साथ गलत हो रहा है तो उनके अधिकारों का हनन ना हो, इसके बारे में भी सोचता है। और इज़राइल के साथ हमारा लगभग 30 से 35 साल का पूरा व्यापार संबंध है, तो इज़राइल के साथ भी हम चीज़ें अपनी ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि इज़राइल से बहुत ज़्यादा डिफेंस वाले इक्विपमेंट्स हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। इज़राइल के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं तो हम उसको भी ख़राब नहीं करना चाहते। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के हमेशा क्या है, इंडिया चलता है। जहाँ पर उसको लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, केवल वहीं पर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। अदरवाइज़ एक वो मिड पाथ वाला, बुद्धा वाला जो मिड पाथ है उसको लेकर के चलता है। बात करता है कि भाई ठीक है, आपस में बातचीत कर लो और सारे मुद्दों को यहाँ पर क्या कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसके बारे में ये है एडिटोरियल। अब अगली जो एडिटोरियल है, अगला जो एडिटोरियल ये बात करता है चाइना के बारे में, ठीक है। तो चाइना के जो सी जिनपिंग जी हैं वो अभी क्या है, विजिट पे चल रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि रशिया के जो पुतिन जी हैं वो क्या थे, अभी चाइना गए हुए थे। तो चाइना क्या कर रहा है, रशिया के साथ में उसके संबंध अच्छे हैं। यूरोप जो है वो रशिया को क्या कर रहा है, हर जगह से वो भी बाइकआउट कर रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है। लेकिन उस बीच में चाइना का क्या है, यूरोप जाना, ये एक बड़ी बात है। क्या ऐसे उद्देश्य हो सकते हैं या क्या इसके फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में ये एडिटोरियल बात करता है। तो यहाँ पर बात की गई है कि अगर कोविड-19 के बाद से देखेंगे तो जिनपिंग का लगभग 2.5 साल के बाद से ये पहला कोई विदेश का विजिट है, ठीक है। और कोविड-19 के बाद जिनपिंग कहीं नहीं गए थे, क्योंकि चाइना से ही कोविड-19 के जो ओरिजिनेट होने की बात हुई थी उनके ऊपर बहुत तरह तरीके के एक तरीके से कहना चाहिए एलिगेशंस लगे थे, और इस वजह से जिनपिंग जी जो है वो कहीं जा नहीं पा रहे थे, बेसिकली मुँह छुपा के घूमना पड़ रहा था उनको, ये कहा जा सकता है। तो सी जिनपिंग जो है यूरोप गए हुए हैं। अब यूरोप जाने से उनके क्या इसके उद्देश्य है, पहली बात तो ये है कि यूरोप की कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो क्या है, प्रो चाइना है। जैसे कि आप मान लीजिए हंगरी की बात कर लीजिए, तो हंगरी की अगर हम बात करें तो हंगरी में क्या है, चाइना क्या करने जा रहा है, अपना एक प्लांट लगाने के लिए जा रहा है और बहुत बड़े लेवल पे क्या कर रहा है, डोनेशन दे रहा है, ऋण दे रहा है हंगरी को। तो यूरोपियन कंट्रीज़ भी 2 पार्ट्स में बची हुई है चाइना को लेकर के। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि यूरोप रशिया के वॉर की वजह से, साथ के साथ चाइना के डंपिंग की वजह से इन 2 कंट्रीज़ को बाइकआउट कर चुकी हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं यूरोप की ही जो अपना इकोनॉमिक फ़ायदा बहुत देख रही हैं और उसके बेसिस पे चाइना को सपोर्ट कर रही है। तो पहली बात तो ये है कि चाइना क्या हो सकता है, ऐसे भी चाइना जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक में आता है। जैसे कि अगर आप बात कर लीजिए सेमीकंडक्टर चिप्स की, आप बात कर लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो चाइना जो है एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा एक रोल रखता है। जो चाइना अगर यूएसए को भी इतने बड़े लेवल पे चीज़ें सप्लाई कर रहा है, मतलब वो उसका पकड़ बहुत
बहुत अच्छी है। और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या है, बर्फ़ वाला एरिया बहुत ज़्यादा है, उनको गैसेस, नेचुरल गैसेस के लिए रशिया के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है, और इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी सामान वगैरह हैं उसके लिए चाइना के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। तो दोनों के अपने अपने हित, अपने अपने फ़ायदे जुड़े हुए हैं। कोई भी कंट्री पूरी तरीके से किसी दूसरी कंट्री को बाइकआउट अभी यहाँ पर नहीं कर सकती। इसके बारे में बात की गई है। अभी कुछ एक मुद्दा बताया गया है कि हाल ही में ईयू जो है, जो पूरा यूरोपियन यूनियन है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने चाइना के ख़िलाफ़ में बहुत सारी चीज़ें, सैंक्शंस वगैरह लगाए थे, लेकिन उसको क्या है, थोड़ा सा ठीक करने के लिए, बातचीत के थ्रू थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ करने के लिए जिनपिंग जो है वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब इसके इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होंगे कि अगर मान लीजिए यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो फिर हमारे लिए क्या है, एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्योंकि हमने डिस्कस किया था जब हम यूएसए के सैंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, यूरोप के सैंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि चाइना को अगर बाइकआउट करता है यूरोप और यूएसए, तो इसका एक बेटर रिप्लेसमेंट कौन है, इंडिया। और इंडिया जो है एक तरीके से कह सकते हैं इंपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में काम कर सकता है। किसके लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, साथ के साथ में किसके लिए, सारे यूएसए के लिए। तो ये जो है इंडिया के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो क्या करे, अपना एक तरीके से इम्पोर्टेंस जो है वो दिखाए बाकी सारी कंट्रीज़ को। और ये हम दुआ करें भगवान से कि चाइना के साथ में बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे ना ही रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ इंडिया के लिए मामला जो है वो क्या हो सकता है, थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। तो इसके बारे में बात की गई है, और बहुत ज़्यादा कुछ इसमें चीज़ें हैं नहीं, बात चाइना के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से इंडिया के लिए क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल के आ सकते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब अगली न्यूज़ क्या है, विथ 10-year फैसिलिटी एंडिंग आंध्र प्रदेश स्टूडेंट्स में नॉट गेट 15% कोटा। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि 2014 में क्या किया गया था, यहाँ पर एक एक्ट बनाया गया था 2014 में, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर 10 साल के लिए क्या किया गया था, 15% जो है रिजर्वेशन देने की बात की गई थी मेडिकल स्टूडेंट्स को, ठीक है। और ये रिजर्वेशन किसके लिए था, ये रिजर्वेशन था कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, ठीक है, कि हर तबके का इंसान जो है वो हर कॉलेज में जा कर के क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। और रिसोर्सेज की कमी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से क्या हो, कुछ बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो इस तरीके की कंडीशन ना हो, इसको ध्यान में रख के ये पॉलिसी आई थी। लेकिन फ़िलहाल ये आई कितने साल के लिए थी, 10 साल के लिए थी। 2014 में ही तेलंगाना क्या है, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था, लेकिन सो दैट कि वो 10 साल के लिए ये पॉलिसी आई थी, तो तेलंगाना ने उस समय में इसको क्या नहीं किया था, हटाया नहीं था, ठीक है। लेकिन अब जो है वो पॉलिसी को आंध्र प्रदेश की तेलंगाना रिवाइज़ कर रहा है और उसको कैंसिल कर रहा है 15% का कोटा। तो वनडे एग्ज़ाम्स में अगर पूछा जाए कि हाल ही में किसने इस तरीके का कोई लिया है मेज़र, तो ध्यान रखिएगा कौन है वो, तेलंगाना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बात की जा रही है, बिंग रिच नो एक्सक्यूज़ टू स्कर्ट मेडिकल सर्विस इन रूरल एरिया से सुप्रीम कोर्ट जज। तो यहाँ पर एक पिटीशन डली थी एक बच्चे के द्वारा, ठीक है, और वो बच्चा क्या कह रहा था, मेडिकल स्टूडेंट था। अभी यहाँ पर ये जो स्टेट है, यहाँ पर ये चीज़ की गई है, नरसिम्हा जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उनकी एक बेंच बैठी हुई थी, वहाँ पर ये मुद्दा चल रहा था। यहाँ पर बात की गई कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक रूल बनाया है, जिसमें क्या बात की गई है कि हर बच्चे को जो कि मेडिकल स्टूडेंट है वो क्या करेगा, अगर अब वो अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले फेज़ पे है, तो उसके लास्ट 1 ईयर उसको क्या करना पड़ेगा, जा करके रूरल एरियाज़ में अपनी सर्विसेज देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बारे में ये पूरा एक्ट, एक कानून बना हुआ था। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शहरों में रहे होते हैं, पले बड़े होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो गांव में जाके सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कई बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े रिच फैमिली से आते हैं, तो उनको लगता है कि हम क्यों ही गांव में जा कर के रहे, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उसको लेकर के एक मामला लेकर के जो स्टूडेंट है वो अपने पिटीशन डाली थी उसने कोर्ट में, और उसने किस बेसिस पे ये पिटीशन डाली थी, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार के बारे में बात की थी, और साथ के साथ ये बोला था कि मेरी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि मुझे वहाँ पर सर्विस देने जाना है या नहीं जाना है, इसके ऊपर बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि समानता का अधिकार है तो सभी बच्चों के लिए समान है, कोई पुअर और कोई रिच है इससे कोई मतलब नहीं है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहा है या प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहा है इसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर जो रूल बना हुआ है कि हर बच्चे को जा कर के 1 साल अपनी सर्विसेज देनी है उस एरियाज़ में, तो क्या करना है, उसको करना ही है, ठीक है। तो ये बोलते हुए क्या है, पिटीशन को खारिज कर दिया गया है।
फ़िलहाल। ठीक है, अब अगली न्यूज़ क्या है, सिंघम के बारे में बात कर रहे थे हम। यहाँ पर न्यूज़ निकल के आई कहाँ से, उत्तराखंड से। हमारा इंडिया का जो यूके है वहीं पर यहाँ ये चीज़ें हुई हैं। मुद्दा ये है कि वहाँ पर एक व्यक्ति हैं एम्स के डॉक्टर, जिनके ऊपर में उनकी ही कोलीग जो उनके साथ में इंचार्ज थी, इंटर्न थी, वो काम करती थी। उन्होंने क्या है एक तरीके से सेक्सुअल अब्यूज़ के उनके ऊपर में चार्जेस लगाए थे और उत्पीड़न का मामला लगाया था। अब वो व्यक्ति क्या थे डॉक्टर पेशे से, तो उनको मालूम था कि किस तरीके से बचना है। तो वो क्या है मेंटल अपनी कंडीशन ख़राब बता करके जा करके एम्स के चौथे माले पे अपने आप को एडमिट करा लिया उस व्यक्ति ने। अब वो उस पूरे एरिया में हॉस्पिटल में प्रोटेस्ट चल रहे थे, पुलिस के पास जाने के लिए जगह नहीं थी। अगर वो खुद से चल के पैदल चल के जाते तो फिर उनको तो जाने दिया नहीं जाता। तो पुलिस ने यहाँ पर एक हथकंडा अपनाया, सीधे अपनी एसयूवी लेकर के कहाँ पहुँच गए वो, उत्तराखंड एम्स के जो 4th माला है, चौथी मंजिल है, वहाँ पर सीधे एसयूवी के थ्रू उन्होंने चढ़ाई की और उस व्यक्ति को, जो अपराधी है जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, उसको पकड़ के ले गई। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मुद्दा ये बनता है कि क्या इस तरीके के एक्शन के ऊपर में कोई पुलिस के ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि चार्जेस नहीं लग सकते हैं, क्योंकि पुलिस को जब उस समय में दिखा कि इतना सारा प्रोटेस्ट चल रहा है और उस प्रोटेस्ट के बीच में वो व्यक्ति भाग भी सकता था, फिर उसके ऊपर पुलिस के ऊपर में एलिगेशंस लग जाते कि पुलिस पकड़ नहीं पाई, तो पुलिस को उस समय में ये करना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर एक रियल लाइफ सिंघम का एग्जाम्पल आपको मिल गया है, जिसको आंसर राइटिंग में आप कोट कर सकते हैं। और अगर पूछा जाए आपसे कि क्या पुलिस की ये तरीके की कंडीशन जो है, इस तरीके की हरकत सही है गलत है, तो आप अपना एक ओपिनियन तो दे ही सकते हैं कि पुलिस को ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। सीधे एसयूवी लेकर के चौथे माले पे चढ़ गए। तो अपना अपना सोच का नज़रिया है, किसी को सही लग सकता है, किसी को गलत लग सकता है। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़। जितनी भी छोटी बड़ी न्यूज़ थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी आज इस वजह से, तो हमने जितना भी न्यूज़ था उसको अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की है, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। साथ के साथ एडिटोरियल को भी कोशिश किया गया है कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाए। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है, नोटबुक आइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर।